हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स गणित से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो या तो पिछले सीटेट के जो कितने भी पेपर हुए इनमें आ चुके हैं या फिर जिनकी 2020 में आने की संभावना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, कक्षा सेकंड के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग जोड़ सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति या मेथड का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होगा। यानी कि जो ये नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा मेथड या कौन सी युक्ति जो शिक्षक द्वारा योग सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी। पहला ऑप्शन है कक्षा सेकंड में शाब्दिक प्रश्नों को न कराया जाए। सेकंड ऑप्शन है शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। तो सर्वाधिक जो उपयुक्त इसका सटीक आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा सेकंड के शिक्षक ने योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को हल करने हेतु दिया। कक्षा सेकंड का एक शिक्षक है, क्योंकि ये सीटेट प्रथम स्तर जो प्रथम फर्स्ट लेवल होता है उससे संबंधित प्रश्न है, तो हमें बच्चों का जो मानसिक स्तर है और जिन बच्चों की हमें बात करनी है उनका जो स्तर होगा कक्षा 1 से कक्षा 5 तक होगा। तो हम यहाँ पर बात करें कक्षा सेकंड के शिक्षक ने योग यानी मल्टीप्लिकेशन या सब सॉरी ऐड से संबंधित जोड़ से संबंधित जो शाब्दिक प्रश्न है बच्चों को हल करने तो दिया था। और प्रश्न है, एक टोकरी में 5 सेब है, उनमें 7 सेब और डाल दिए गए। यानी कि टोकरी में पहले से 5 सेब थे, 7 सेब और डाल दिया तो टोकरी में कितने सेब हैं। इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है। यह पहला ऑप्शन है संवर्धन, सेकंड है पृथक्करण, थर्ड है योग की पुनरावृत्ति और फोर्थ है समुच्चयन, क्योंकि यहाँ पर संवर्धन तो किया जा नहीं जा रहा। और सेकंड ऑप्शन था पृथक्करण, तो यहाँ पर अलग अलग इनको पृथक भी नहीं किया जा रहा, जैसे 5 सेब थे 2 सेब अलग रखे 3 सेब अलग रखे। यहाँ पर योग की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही, क्योंकि एक ही तरह से योग को दोहराया नहीं जा रहा है, बल्कि यहाँ पर क्या हो रहा है समुच्चयन, यहाँ कि यहाँ पर जो है समुच्चयन इसका सही आंसर होगा। तो उपयुक्त प्रश्न समुच्चयन श्रेणी से संबंधित है, क्योंकि टोकरी में सेबों 5 के बाद 7 का समुच्चय हो रहा है। समुच्चय से तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से होता है। अगला प्रश्न है, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। यह कथन क्या है, ऑप्शन दे रखा है, जैसे गलत क्योंकि त्रुटियों में गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। सेकंड ऑप्शन है गलत क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती है। थर्ड ऑप्शन है सी जो है सही, क्योंकि यह बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा किस प्रकार से रचना करते हैं, गणित की अवधारणा की, यानी कि जो गणित का कंसेप्ट होता है उसकी रचना बच्चे किस प्रकार से करते हैं इसका बोध कराती है। और फोर्थ ऑप्शन है सही, क्योंकि विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के बारे में फीडबैक देती हैं। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन सी है। क्यों? क्योंकि बच्चे त्रुटियां जब तब करते हैं जब गणित की किसी अवधारणा को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। अतः गणित में त्रुटियां शिक्षक को यह जानने में मदद करती है कि बच्चे ने गणित की अवधारणा को अपने दिमाग में किस प्रकार बैठाया है। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10 1/100 से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री का सर्वाधिक मतलब जो उपयुक्त प्रयोग है टीएलएम जिसका सर्वाधिक उपयुक्त है वह कौन सी है। यानी कि 1/10 1/100 से बड़ा है, यह दर्शाने के लिए कौन सी टीएलएम सर्वाधिक उपयुक्त होगी। पहली है डाइंस ब्लॉक, सेकंड है संख्या चार्ट, थर्ड है गिनतारा एबेकस और फोर्थ है 10x10 का 10x10 का वर्गीकृत ग्रिड। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भिन्नों के छोटा बड़ा को समझाने के लिए, क्योंकि 1/10 और 1/100 क्या है भिन्न, और भिन्नों के छोटे बड़े को दर्शाने के लिए समझाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री जो होगी वह है संख्या चार्ट, नंबर चार्ट, जिस पर संख्या के भिन्नात्मक रूप को दिखाया जाता है। चार्ट को देखने पर शिक्षार्थी को आसानी से समझ में आ जाता है कि 1/10 1/100 से बड़ा है। दो या दो उससे अधिक विमाओं वाली वस्तुओं के मापों क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कि 2 या 2 से अधिक विमाओं वाली जो वस्तुएं होती हैं उनकी जो माप अर्थात क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वाधिक विधि उपयुक्त है। अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग, आकलन, थर्ड है प्रेक्षण, अध्यारोपण। तो इसका सटीक आंसर होगा सी प्रेक्षण। प्रेक्षण का अर्थ होता है कि अवलोकन यंत्रों के उपयोग से डेटा की रिकॉर्डिंग करना। अतः प्रेक्षण वह सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति है जिससे 2 या 2 से अधिक विमाओं वाली वस्तुओं की या क्षेत्रफलों की तुलना सुगमता से की जाती है।
अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती है। पहला ऑप्शन है कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों की पहचानने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में। थर्ड ऑप्शन है समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में। और फोर्थ ऑप्शन है समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो प्राथमिक स्तर जो होता है 1 से 5 तक का, उसमें गणित की जो पजल्स होती है, मैथमेटिक्स की जो पजल्स होती है, वो किस प्रकार से मदद करती है। तो इसका सटीक आंसर होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। क्यों? क्योंकि जो गणित होती है, गणित की प्रकृति लॉजिक बेस होती है, अर्थात तार्किक होती है। गणित विषय के अध्ययन से प्राथमिक स्तर के बच्चों की बुद्धि शक्ति का तार्किक विकास होता है। बच्चे लॉजिक लगाते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखते हैं और अपना लॉजिक लगाते हैं। इसलिए प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित यानी उनको मोटिवेट करने में मदद करती हैं। गणित संचारण उल्लेख करता है। गणित संचारण, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता। तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गणित संचारण गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ध्यान रखिए, कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, गणित के उच्चतर इकाई पढ़ाई की तैयारी कराना। तो इसका सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। तो यहाँ पर जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है वह है बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य केवल बच्चे के सोच विचार की प्रक्रिया को गणितीय रूप देना है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। प्राथमिक स्तर पर जो गणित की पाठ्यपुस्तकें होती है उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है। पहला ऑप्शन है संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। संकल्पनाओं यानी कॉन्सेप्ट जो होते हैं, किसी एक टॉपिक से रिलेटेड जो संकल्पना होती है, कॉन्सेप्ट होता है, उसको जटिलता से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो संकल्पनाएं मूर्त रूप में, अर्थात जिन्हें बच्चे अपने सामने देख सकते हैं, जिन कॉन्सेप्ट को हम जिन अवधारणाओं या संकल्पनाओं को हम बच्चों को मूर्त रूप से समझा सकते हैं, उन्हें अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि बच्चे कल्पना के विभोर में उसका तार्किक रूप से निरूपण कर सकें। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणीक्रम सही है। ज्यामितीय समझ यानी ज्योमेट्रिकल जो समझ होती है, ज्यामितीय अलग अलग आकृतियों से संबंधित, तो उसको विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणीक्रम, कौन सा सीक्वेंस सही होगा। ऑप्शन है मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन। ऑप्शन बी है मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। थर्ड ऑप्शन है औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण, विश्लेषण। फोर्थ ऑप्शन है मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले जो है मानसिक चित्रण किया जाए, फिर उसका विश्लेषण अर्थात खंड खंड किया जाए, जो समस्या है, ज्योमेट्रिकल जो समस्या है उसका खंड खंड किया जाए यानी विश्लेषण किया जाए, औपचारिक निगमन किया जाए, फिर अनौपचारिक निगमन किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होना चाहिए। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बच्चों को शून्य समझने में कठिनाई होगी। अगला प्रश्न है, कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों को आधे यानी 1/2 किसी भी चीज़ का जो आधा होता है उसकी संकल्पना यानी उसकी जो कॉन्सेप्ट होता है उसकी संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित में से
किन क्रियाकलापों की योजना बनाता है? निम्नलिखित यानी कि जो आधे की संकल्पना बच्चों को समझानी है, तो शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलाप होते हैं उनकी एक योजना बनाता है। अब इन क्रियाकलापों को हमें श्रेणीबद्ध करना है क्रम से। पहला जो क्रियाकलाप है इसमें दे रखा है, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, आधे का चिन्ह लिखता है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो है, तो सबसे पहले जो इसमें श्रेणीबद्ध किया जाएगा, तो सबसे पहले जो क्रियाकलाप होगा वो है यहाँ पर थर्ड, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। यानी बहुत सारे जो मूर्त पदार्थ होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, उन पदार्थों को बच्चे के सामने, जैसे जल है तो जल को आधे भाग, आधा जल अलग आधा जल अलग, दोनों को अलग अलग विभाजित कर लिया, एक गिलास में भरे हुए जल को, या फिर कोई अन्य वस्तु भी हो सकती है जिसे आधा आधा विभाजित किया गया। थर्ड के बाद जो अगला क्रियाकलाप होगा वह है फर्स्ट, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। यानी कि बच्चे को हमने मूर्त क्रियाकलाप के माध्यम से ये तो समझा दिया कि ये आधा है, लेकिन उसे हम चित्र के माध्यम से भी समझाएं कि आधे कहाँ तक है, आधे की जो चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। थर्ड के बाद, फर्स्ट के बाद जो अगला क्रियाकलाप होगा वह है फोर्थ, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। तो बच्चे में हमें आधे की संकल्पना विकसित करनी थी, तो हमारा अंतिम उद्देश्य होगा आधे का चिन्ह लिखना। तो आधे का चिन्ह लिखता है कि आधे का चिन्ह ये होता है। तो इसका सटीक आंसर होगा, इसका श्रेणी क्रम जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकंड। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 और कक्षा सेकंड के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हमें यहाँ पर बात की गई है कक्षा 1 और सेकंड जो होती है उसमें गणित शिक्षण और अधिगम के, यानी बच्चों को गणित शिक्षण कराना है और बच्चे उसका अधिगम करेंगे। तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। कक्षा 1 और सेकंड में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए, अर्थात गणित को इन विषयों में भी इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि 1001 गुणा 111 बराबर 1,10,000 प्लस 11 गुणा है तो रिक्त स्थान में संख्या है। हमें यहाँ पर एक मैथमेटिक्स का इक्वेशन दिया गया है, वहाँ पर दो संख्याओं का गुणा दिया गया है और अगला जो लेफ्ट हैंड साइड में गुणा दिया गया है और राइट हैंड साइड जो हमें दी गई है वहाँ पर 1,10,000 प्लस 11 गुणा है। तो रिक्त स्थान में क्या होगा? तो चलिए इसे सरल करते हैं। माना कि रिक्त स्थान में कौन सी संख्या है? x। हम मानते हैं, हमें यहाँ पर जो चीज़ अज्ञात है उसे हम यहाँ पर x मान लेंगे। तो हमें माना यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान है वहाँ पर x है। तब प्रश्नानुसार प्रश्न जो दे रखा है, प्रश्न वैसा का वैसा उसकी जो पद वैसा ही लिखेंगे जैसा कि पद में दिया गया है। 1001 गुणा 111, 1,10,000 गुणा प्लस 11 गुणा x, क्योंकि x हमने माना है। तो अब इसको सरल करेंगे, तो यहाँ पर जब हम सरल करेंगे तो ये 11x थे, 11x जो है यहाँ पर आ जाएगा और 11x के अकॉर्डिंग ये इसको इस संख्या से जब गुणा किया जाएगा, 1001 को 111 से गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर हमें ये संख्या प्राप्त होगी। फिर इस संख्या में से ये संख्या घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 11,111। तो x बराबर हमें जो प्राप्त होगा सरल करने पर वो है 101। अर्थात हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ x मानकर पूरे सवाल को सरल किया। जो हमें अज्ञात था उसकी सहायता से हमें उसे x माना और अज्ञात वैल्यू हमने फाइंड आउट की। अगला प्रश्न है, यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुणा है तो रिक्त स्थान में संख्या है। फिर से हम जो हमें अज्ञात वैल्यू दे रखी है रिक्त स्थान, उसमें हम मानते हैं वहाँ पर उसकी जगह क्या है x। तो प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न में दिया गया है वो उसे हम लिखेंगे।
प्रश्न में हमें दिया गया है 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान। तो यहाँ पर 5 का स्थानीय मान 15,201 में क्या होगा 5,000, क्योंकि 5 के बाद कितने अंक है 3 अंक, तो 3 अंक के अनुसार यहाँ पर 5 के बाद 3 जीरो लगेगी, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा 5,000। इसी प्रकार 2,659 में 6 का स्थानीय मान अर्थात 6 के बाद कितने अंक है 2 अंक है, तो 2 अर्थात 6 के बाद 2 जीरो लगाएंगे तो 600। तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ पर 5,000 और 600 हमें प्राप्त हुआ स्थानीय मान। इसके अनुसार जो इसका जो राइट हैंड साइड में जो दे रखा था 7 और गुणा हमने जो यहाँ पर x माना, तो 7 गुणा x तो 7x। यहाँ पर जब इसे हम सरल करेंगे तो हमें x की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो है 800, तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी 800। यदि 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 999 प्लस 9 गुणा है तो रिक्त स्थान में संख्या होगी। तो हमें फिर से यहाँ पर x मानकर इस सवाल को सरल करना होगा। चलिए सबसे पहले 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों को ज्ञात करेंगे। सार्वधनात्मक यानी कि सार्वधनात्मक गुणनखंड 36 और 48 में से ऐसी संख्याएं, इनके गुणनखंडों में ऐसी संख्याएं जो दोनों में कॉमन है और धनात्मक है। तो यहाँ पर जो 36 के गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं वो है 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। इसी प्रकार 48 के गुणनखंड हमें प्राप्त होंगे 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 28। अब यहाँ पर दोनों में जो गुणनखंड है उनमें हमें कॉमन देखना है। सार्वधनात्मक गुणनखंड क्या होते हैं, दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में जो संख्याएं कॉमन है, तो यहाँ पर 2 कॉमन है, इसी प्रकार 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6, 12। तो इन संख्याओं को हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, जितनी संख्याएं कॉमन थी। हमें यहाँ पर कॉमन क्या क्या है 2, 3, 4, 6 और 12। जब इनको गुणा किया जाएगा तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 1728। तो माना रिक्त स्थान पर संख्या x है। सबसे पहले हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो मान दे रखा था हमें उसे सरल किया, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो मान दे रखे थे वह थे कि 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंड। तो हमने यहाँ पर इनके सार्वधनात्मक गुणनखंड ज्ञात कर लिए, जो कि कितने आया 1728। अब हमें जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दे रखी है वही 999 प्लस 9 गुणा, अब यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा है तो हम क्या मान लेंगे x। तो आगे जब हम इसे सरल करेंगे तो हमें यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो सार्वधनात्मक गुणनखंड 36 और 48 का जो प्राप्त हुआ था वह 1728, और राइट हैंड साइड में हमें जो वैल्यू दे रखी है 999 प्लस 9 गुणा x। तो जब इसको सरल करेंगे तो सोल्व करने पर हमें x की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो है 81। यदि 26,679 को 39 से विभाजित या भाग देने पर 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त फल शेष फलों से अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा। देखिए प्रश्न में जो लैंग्वेज दी गई है उसे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हमें किसको किससे विभाजित करना है, 26,679 को 39 से विभाजित करना है। तो जब हम इसे विभाजित करेंगे तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा वह है 684 और शेषफल 3। इसी प्रकार अब हम विभाजित करेंगे 29,405 को 34 से, तो 34 से इसको विभाजित करने पर हमें भागफल प्राप्त होगा 864 और शेषफल 29। अब प्रश्न में आगे क्या दिया गया है, प्रश्न में आगे दिया गया है कि अब इनके जो शेषफल प्राप्त होंगे उनके अंतर को 18 से विभाजित करना है। अब यहाँ पर हमें शेषफल क्या क्या प्राप्त हुए, 29 और 3, तो इनका जो अंतर होगा अर्थात 29 में 3 का अंतर है 26 का, तो अब इस 26 को 18 से विभाजित करना है। जब इसका भाग हम 26 में देंगे तो हमें शेषफल कितना प्राप्त होगा 8, तो इसका सही आंसर होगा 8। अगला प्रश्न है 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज भाग चिन्ह 90 बराबर है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर निकालने हैं 36, 54 और 60 के सार्वगुणज, सबसे छोटे सार्वगुणज। तो 36, 54 और 60 जब इसके सार्वगुणज निकालेंगे तो सार्वगुणज निकालने का तरीका है, सबसे पहले 2 से विभाजित होंगे तो ये 36 18 बार, इसी प्रकार 54 27 और 60 30 बार। इसी प्रकार जब इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पर इस प्रकार से अंत में एक पूरी बार भाग यहाँ पर चले जाएंगे, तो अंत में हमें प्राप्त होगा जो 1 1 1। इस प्रकार से अब जितनी बार हमने यहाँ पर इनको डिवाइड किया है इन संख्याओं को, जिन संख्याओं से, उन संख्याओं को जैसे
हम उनको गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इनको गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 540। तो सबसे छोटा सारगुणज, सबसे छोटे सारगुणज का अर्थ यह है मस। सबसे छोटा सारगुणज का अर्थ क्या है? मस। तो अब जब हमें यहाँ पर प्राप्त होगा सबसे छोटा सारगुणज जो कि है 540। 540 प्रश्न में क्या दिया गया है कि इन संख्याओं का सबसे छोटा सारगुणज भागचिन्ह 90। तो हमें यहाँ पर उस सबसे छोटे सारगुणज में 90 का भाग देंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 6। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6। अगला प्रश्न है, सोनू के पास 5 दर्जन टोपियाँ हैं। सोनू के पास 5 दर्जन टोपियाँ हैं। उसने इनका 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को, 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। सोनू के पास बची टोपियों की संख्या है। तो सोनू के पास 5 दर्जन टोपियाँ थी। हम जानते हैं कि एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती है। तो अब इसे हम सरल करते हैं। तो 5 दर्जन में कितनी होगी? 5 को 12 से गुणा किया, 60 वस्तुएं। अब बाकी उसने इन 60 टोपियों का 1/3 भाग अमिता को दिया, 2/5 भाग अनिल को दिया, 1/12 भाग हमीदा को दिया। तो सबसे पहले उसने जितना भाग अन्य लोगों को दिया उन सब का योग निकालते हैं, जो कि है 49/60। 49/60। अब हमें यहाँ पर बची हुई टोपियाँ की संख्या निकालनी है। तो हमारे पास कुल टोपियाँ कितनी थी? 60। तो 60 का 49/60 भाग वो अन्य व्यक्तियों को दे चुका है, अर्थात कितनी टोपियाँ वो दे चुका है वो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। सोनू के पास शेष टोपियाँ होगी क्योंकि 49/60 भाग तो उसने दे दिया। कुल भाग था 1 और 49/60 भाग अन्य व्यक्तियों को वो दे चुका। तो यहाँ पर शेष जो भाग होगा 11/60 भाग। तो इस प्रकार से शेष टोपियाँ होगी 60 गुणा 11/60। तो शेष टोपियाँ रहेगी 11। या फिर इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुल जो टोपियाँ थी उसका कुल भाग था 49/60 भाग दे चुका था, यानी 60 टोपियों का 49/60। तो 60 को गुणा किया 49/60 से, बचता हमारे पास 49, यानी कि 49 टोपियाँ उसने अन्य व्यक्तियों को दे दी। तो अब उसके पास कितनी टोपियाँ बचेगी? क्योंकि कुल टोपियाँ तो थी 60, तो हम यहाँ पर 60 में से 49 जो है घटा लेते, तो हमें यहाँ पर 11 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो शेष टोपियाँ रहती वो है 11। अगला प्रश्न है, यदि 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर 11,012 प्लस रिक्त स्थान दायी है तो रिक्त स्थान में संख्या है। तो हमें यहाँ पर इस प्रश्न को सरल करने के सबसे पहले हम जानते हैं, अगर हमें कोई संख्या अज्ञात है रिक्त स्थान की जगह हम x मानते हैं, उसी प्रकार हम यहाँ पर प्रश्न अनुसार इसको सरल करते हैं। 112 इकाई प्लस 12,000 11,012 प्लस x दाई। तो हमें यहाँ पर x जो रिक्त स्थान है उसके बाद जो संख्या है वो दाई में है, तो हम यहाँ पर जो मानते हैं वो संख्या है x। तो 112 इकाई का मतलब है 1 से गुणा करेंगे, 112 इकाई अर्थात 112 को 1 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार 12,000, तो 12 को 1000 से गुणा करेंगे, बराबर के इधर क्या है 11,012 प्लस x जो हमने माना संख्या गुणा 10, क्योंकि दाई क्या होता है 10, इकाई 1, सैकड़ा 100, 1000 1000। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको आगे की पंक्ति में सरल करते हैं। तो हमें यहाँ पर इसको सरल करने पर जो है x की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो है 110। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक की माप की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा है। हमें यहाँ पर दिया गया है कि एक ही माप की बोतलें हैं, अर्थात उन सभी बोतलों की जो साइज है वो एक जैसी है। और कितनी बोतलें हैं? कुल 23 बोतलें हैं। 23 बोतलें हैं और 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। तो ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा है। तो सबसे पहले जो 23 बोतलों में कितना दूध भरा जाता है? 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। हमें ज्ञात करना है 16 बोतलों में दूध की मात्रा। हमें जो मात्रा दी गई है वो है 23 बोतलों की मात्रा है, हमें केवल 16 बोतलों में दूध की मात्रा निकालनी है। तो हम जानते हैं
23 बोतलों में 51 लीटर 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। तो 51 लीटर और 750 मिलीलीटर, 51 लीटर 750 मिलीलीटर को जब मिलीलीटर में चेंज करेंगे इस संपूर्ण को, तो 51 लीटर यानी कि 51 को 1000 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पर हमें मिलीलीटर में दे ही रखा है। तो जो कुल मिलीलीटर में मात्रा हो जाएगी वो है 51,750 मिलीलीटर। तो हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे एक बोतल में दूध की मात्रा। जो एक बोतल में दूध की क्वांटिटी कितनी है, हमें दे रखी है 23 बोतलों की। 23 बोतलों में दूध की मात्रा कितनी है, 51,750 मिलीलीटर। कितनी है, 51,750 मिलीलीटर। तो ये 23 बोतलों की थी। हमें क्या ज्ञात करनी है, एक बोतल की। तो सबसे पहले एक बोतल की दूध की मात्रा जो कि कितनी आएगी, 51,750 बटा 23 मिलीलीटर। अगली हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है 16 बोतलों में दूध की मात्रा। प्रश्न में क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है, प्रश्न में ज्ञात करने के लिए बोला गया है 16 बोतलों में दूध की मात्रा। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, एक बोतल में दूध की मात्रा थी, इसको 16 से गुणा कर देंगे तो हमें 16 बोतलों में दूध की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। जब हम इसे गुणा करेंगे, सरल करने पर हमें प्राप्त होगा 36,000 मिलीलीटर। अब क्योंकि मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए हमें किससे भाग देना पड़ेगा, 1000 से। तो हमारे पास कितना प्राप्त हुआ था, 36,000 मिलीलीटर। जब इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगी मात्रा वो है 36 लीटर। तो उसका सही आंसर होगा 36 लीटर। अगला प्रश्न है, किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है।